आज से करीब 3 साल पहले की बात है। मैं हॉस्पिटल में मेरे रूटीन पेशेंट्स चेक कर रहा था और एक सज्जन अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स 45 साल की उनकी उम्र रही होगी, मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने उनका केस हिस्ट्री लेना शुरू किया। बोलने लगे कि ऐसे मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, आज तक कभी किसी डॉक्टर को नहीं मिला हूँ। मैंने पूछा कि क्या आपके सिम्टम्स है, लक्षण क्या है आपके? तो कहने लगे कि ऑफ लेट थोड़ी थकान लग रही है मुझे। पहले मैं 8 से 10 घंटे काम कर लेता था, कोई तकलीफ नहीं होती, मगर अब धीरे धीरे 5-6 घंटे के बाद लगता है कि बस हो गया, आगे काम नहीं करना है। मैंने उनको बताया कि और थोड़ा विस्तार से दूसरे जो भी छोटे छोटे लक्षण है बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा वजन घट रहा है, पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 6 से 8 किलो वजन उनका कम हुआ है। बट उनकी ऐसी भी सोच थी कि ये तो अच्छी बात है, मोटापा थोड़ा कम हो रहा है, वजन घट रहा है, तो वो उनको बहुत दिक्कत वाली बात नहीं लग रही थी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रारी वो थोड़े खुश थे कि मेरा वजन तो घट रहा है, तो वो सेहतमंदी की निशानी। मैंने उनको बोला कि आप झिझकिए मत, खुले मन से जो भी आपको दिक्कत है वो बताइए। तो थोड़ा झिझकते हुए मुझसे बोले कि अब ये बात बताने जैसी तो नहीं है, बट मैं बताता हूँ आपको कि मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये पेशेंट्स की एक बहुत ही खासियत मानी जाती है कि पेशाब रिलेटेड सिम्टम्स या स्टूल रिलेटेड सिम्टम्स या सेक्सुअल सिम्टम्स पेशेंट जल्दी डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे पूछा, तब जाके उन्होंने बताया कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली एवरी आवर, हर घंटे में एक आध बार, रात को भी जाना पड़ता है, जिसके कारण रात को उनकी नींद भी बिगड़ती है और रेस्ट नहीं होता है, और इस कारण से दूसरे दिन सुबह ज्यादा थकान लगती। मेरा ध्यान उनके बॉडी पर पड़ा और मुझे लगा कि कहीं कुछ वेट में भी गड़बड़ी है, उनके वजन में। मैंने उनसे पूछा कि वजन में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वजन कम हो रहा है जैसा हमने डिस्कस किया, बट बहुत तेजी से कम हो रहा है, और कोई सिम्टम बताइए। तो बोलने लगे बस इतना ही है, बट ये जो थकान लग रही है इसका आप कुछ करिए। मैंने उनका रूटीन चेकअप किया, उनका ब्लड प्रेशर एक नापा गया। ब्लड प्रेशर उनका आया 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 140/90। मुझे कुछ आइडिया आने लगा। मैंने उनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, उनका रैंडम ब्लड शुगर देखा 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 400, जो कि एक हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बताता था। और मैंने उनका एक लिपिड प्रोफाइल करवाया जिसमें उनका LDL लेवल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल 200 के करीब था, अप्रोक्सीमेटली 200। दूसरे भी कुछ टेस्ट करवाए, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम था। मैंने उनको उनका सारा प्रोफाइल स्टडी करके एक डायग्नोसिस डिसाइड करके उनके साथ डिस्कस किया कि आपको फिलहाल डायबिटीज का डायग्नोसिस मैं दे रहा हूँ, उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीजें हैं। मैंने उनको कुछ एडवाइसेस दिए जिसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस थे, जैसे कि डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, 30 मिनट्स या उससे ज्यादा वॉक करना, बैठे बिठाए जो काम करते हैं उसको थोड़ा कम करना। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस डिस्कस किए। कुछ डाइटरी चेंजेस भी डिस्कस किए कि डाइट में डायरेक्ट शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करना है, प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना है, हेल्दी फैट्स बढ़ाना है, प्रोसेस्ड फूड्स एंड स्वीट्स ये सब कम करना है, फ्रूट जूसेस कम करने हैं। ये सारी डाइटरी एडवाइस उनको दी गई, और साथ में कुछ मेडिकेशंस दिए गए। मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। और उनको, जैसे हम सारे पेशेंट्स को बताते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए एनकरेज किया गया कि आप रेगुलर मिलते रहिए और समय समय पर अपना चेकअप करवाइए। खुद से अपना शुगर नापना शुरू करिए, ग्लूकोमीटर से खुद का शुगर नाप के उसका चार्टिंग करना भी शुरू करिए। एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट उनको दिया गया कि इस फॉर्मेट में आप शुगर को लिखिए, नेक्स्ट फॉलोअप में आइए तब ये शुगर चार्ट लेकर आइए। तो ये इनिशियल कहानी थी इन सज्जन की, आज से 3 साल पहले। फिर मैं मेरे काम में व्यस्त रहा, पेशेंट्स के साथ जैसे आमतौर पे डेली डे इन डे आउट हम कंसल्टेशंस करते हैं, इन सज्जन से दूसरी बार मुलाकात नहीं हो पाई। देखते ही देखते 3 साल बीते और हाल ही में लास्ट वीक सेम यही सज्जन फिर से मिले। उनकी उम्र अब 48 ईयर्स है, वजन और कम हो गया है पहले से। और जब मैंने फिर से उनसे सेम क्वेश्चंस किए कि अब आपके लक्षण बताइए, कहाँ थे अब तक, बोलने लगे कोई दोस्तों ने उनको कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सजेस्ट किए, कोई जामुन का रस, करेले का रस, कुछ पाउडर्स बताए गए, कुछ हर्बल रेमेडीज बताई गई, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी उन्होंने ट्राई कर ली, कुछ बाबा मुनि के पास भी जाके आए, दोरा धागा भी करवा लिया। बोले कि मुझे दवा से बहुत चिढ़ है, इसलिए मैं दवा से चिढ़ता हूँ और
और आपके पास इसीलिए दूसरी बार आया नहीं, हालांकि आपका डायग्नोसिस सही है। तो मैंने बोला अब फिर क्यों आना हुआ है? तो बोले अब दिक्कत पूरी अलग है, अब मेरे पाँव में झुनझुनी हो रही, मुझे थकान ज्यादा लगती है, जब मैं चलता हूँ तब मुझे सांस फूलने लगती है। और दूसरे क्या सिम्टम्स होते हैं मैंने पूछा, तो बोले कि अब मुझे यूरिन में थोड़े समय से जलन होती है, बर्निंग होता है व्हाइल पासिंग यूरिन। मैं समझा कि अब ये सिंपल डायबिटीज नहीं है, अब ये सज्जन डायबिटीज और उसके साथ डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ डैमेजेस लेकर आए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 3 सालों तक डायग्नोसिस होने के बावजूद एविडेंस बेस्ड साइंस जो एडवाइस करता है, जैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशंस, इन सब से दूर भागते रहे। तो अभी उनके जो लक्षण थे वो क्या क्या बताते थे? उनको पाँव में जो जलन हो रही वो शायद डायबिटिक न्यूरोपैथी का चिन्ह है। डायबिटीज के कारण नर्व्स की जो डैमेज हो जाती है, पहले सूनापन आना, झुनझुनी आना, फिर धीरे धीरे सेंसेशन चला जाना, यहाँ तक कि पाँव में अगर जल जाए या अल्सर हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए फिर भी पता नहीं चले, इतना सेंसलेस फीट सोल्स हो सकते हैं। यूरिन में जलन था, वो इन्फेक्शन बता सकता है। चलने पर सांस फूल रहा था, हो सकता है बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे थे, ब्लड प्रेशर भी था, दवाई नहीं ले रहे थे। डायबिटीज के पेशेंट में अगर एक्यूट हार्ट अटैक होती है तो काफी बार पेन नहीं होता है, साइलेंट अटैक हो सकती है। इन सारे हाइपोथेसिस के साथ फिर से मैंने इन सज्जन का चेकअप किया और मेरा काफी सारा जो मैंने क्लिनिकली डायग्नोसिस रखा था वो प्रूवन निकला। उनका HbA1c इस बार 10% था, रैंडम ब्लड शुगर 450 के करीब था। उनका एक किडनी का रिपोर्ट किया गया, क्रिएटिनिन 1.7 जो कि डायबिटिक किडनी डिसीज बताता है। उनके पाँव में सेंसेशन चेक किए गए, सेंसेशंस काफी कम हो चुके थे पहले से। जब उनका हार्ट का चेकअप लिया गया तो हार्ट का पंपिंग 45% इजेक्शन फ्रैक्शन, जो दिखाता है कि उनको कहीं ना कहीं पास्ट में पिछले 3 या 4 सालों में भी हार्ट अटैक हो चुका था। उनको पेन नहीं हुआ, उनको इस बात की खबर भी नहीं लगी। तो दोस्तों ये मैं क्यों आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ सीखने वाली बातें हैं इस पूरी स्टोरी लाइन से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी भी आपके डॉक्टर की, आपके प्राइमरी केयर फिजिशियन की एडवाइस को हल्के में न ले। आपके डॉक्टर बहुत सारा हार्ड वर्क करके, बहुत सारे एविडेंस बेस्ड पेपर्स पढ़ के, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के, अपने कॉलीग से डिस्कस करके अपना एक खास ट्रीटमेंट प्लान लेकर बैठे। वो किसी की सुनी सुनाई बातों से आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। वो कुछ पूरे विश्व में जो चल रहा है किसी भी रोग के लिए, उसको सीख समझ के बाद में आपको कोई भी एडवाइस करेंगे, वो बहुत ही साइंस बैक्ड और एविडेंस बैक्ड होगी। तो उसको हल्के में न ले। खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करना टाले। विश्व में इनफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, होते रहते हैं। तो खुद को पुराने रोगों के लिए नए एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट मत बनाइए। आपकी लाइफ वेस्ट होती रहेगी, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि कभी भी आपके प्राइमरी केयर फिजिशियन, आपके डॉक्टर की मेडिकल एडवाइस को इग्नोर न करे, उस पर ध्यान करें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर से मिलना इज नॉट इक्वल टू मेडिकेशन। आप सिर्फ दवाई लिखाने के लिए डॉक्टर को नहीं मिलते हैं। डॉक्टर से मिलके आपको आपके छोटे छोटे सिम्टम्स को समझना है, वो सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं वो समझना है, और वो सिम्टम्स का कारण कौन से रोग है वो ढूंढना है। जब डॉक्टर एक डायग्नोसिस देते हैं उसके बाद दवाइयों से पहले बहुत सारी चीजें होती है जिनको फॉलो करने से कम दवाइयों से काम चल सकता है। मगर इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के साथ एक बहुत ही प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा। मेडिकेशन के अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस है, बहुत सारे डाइटरी चेंजेस है, इन सब पर भी आपके फिजिशियन आपको ध्यान देना सिखा सकते हैं। एक और बात है, सुनी सुनाई बातों पर और दोस्तों और रिलेटिव्स जो कि इस फील्ड के, हेल्थ रिलेटेड फील्ड के कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, उनकी बातों को मानकर खुद के बॉडी को नुकसान मत करिए। जब नुकसान हो जाता है तब कोई भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा और उस नुकसान को भरपाई भी नहीं कर पाएगा। जबकि आपके फिजिशियन है, उनकी ये मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ऐसी एडवाइस वो करते हैं। उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं और मेडिकेशन भी हो सकता है। एक खास हद के बाद विदाउट मेडिकेशन, दवाइयों के बगैर रोग को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। उस वक्त पर आपके डॉक्टर आपको अगर दवाई देते हैं तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं। सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट डॉक्टर्स के साथ वेरी वेल नोन होते हैं, वो जानते हैं
है सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी वो समय समय पर चेक करके आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये 2 या 3 मैंने जो पॉइंट्स कहे, इनको आपको बहुत सरलता से मैंने आपको समझाया कि अगर आप इन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और बात है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस, इनको पर से ट्रीट करना इजी है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर शुगर। आपके शुगर को या ब्लड प्रेशर को या कोलेस्ट्रॉल को प्राइमा फेसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। छोटी सी एडवाइस होगी, कुछ छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 मेडिकेशंस होंगे जिनको आपको लेना है। मगर अगर आप इनिशियल फेज में डॉक्टर्स की एडवाइस को अनसुना करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो कि जोखिम भरे हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ साल बीत जाने के बाद अगर आप, अभी मैंने जिन सज्जन की बात की, उन सज्जन के जैसे कॉम्प्लिकेशंस लेकर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनका तो दवाइयां लेना ही है, साथ में कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना है। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन और बड़ा होता जाएगा और फिर तब डॉक्टर्स आपको बहुत मदद नहीं कर पाते, आपकी दवाइयां कम करना मुश्किल हो सकता है। तो ये मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे लाइव एक्सपीरियंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको कही। तो 30, 35 या 40 साल की उम्र के बाद आपको जब भी छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा जानिए, उनको रिसर्च करिए, और अगर जरूरत लगती है, खास करके 40 साल के बाद, आपको साल में एक बार आपके फिजिशियन को मिलकर आपकी हेल्थ को स्टडी करना बहुत आवश्यक है। इतना करने से आप फ्यूचर में आने वाली इनएडवर्रेंट, अनजानी इमरजेंसी से बच पाएंगे और रश करके कभी भी ज्यादा सीरियस डिसीजेस का मैनेजमेंट करने की नौबत नहीं आएगी। आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 40 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले जो लोग आप जानते हैं कि जो अपनी तबीयत के लिए लापरवाह है, जो कभी डॉक्टर से मिलते नहीं है, जिनको दवाइयों से चिढ़ है, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए और उनको समझाने का काम करिए कि साइंस बैक, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से ही, एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस की सलाह से ही आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रह सकता है। अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं और आगे जाके ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? दवाइयों के बारे में, मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में, फिजिशियंस की एडवाइस के बारे में, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसीजेस, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिसीज, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन सी उम्र पर आपने पहली बार आपके फिजिशियन को मिलने की सोची, या तो मिल लिया या तो अब मिलने वाले हैं? इन सारे विचारों के बारे में आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी प्यार भरी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।